सो हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम 4 to 5 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सिलेबस से। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ 19 सब्जेक्ट या 19 एक्ट्स ही हमें पूछे जाने वाले हैं, बिकॉज जो ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस हुआ है या ऑनलाइन अवेलेबल है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि टोटल 19 टॉपिक्स ही हमें पूछे गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो सीरियल नंबर 15 है वहाँ पर हमें 5 मार्क्स के लिए एक नहीं बल्कि 3 एक्ट्स पूछे गए हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये 3 एक्ट हमें 5 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। अगर आप ध्यान से सिलेबस को पढ़ते हो तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पर ही हमारा 19 से जो टोटल टॉपिक हैं वो 21 टॉपिक हो जाते हैं। एंड अगेन सिमिलरली 17 सीरियल नंबर 17 के अंदर भी हमें टोटल 8 मार्क के लिए 4 एक्ट्स पूछे गए हैं, विच इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड फोर्थली प्रॉपर्टीज लॉ। ओके, तो ये 4 एक्ट हमें पूछे गए हैं 8 मार्क्स के लिए। तो अगेन अगर आप यहाँ पर भी हम देखें तो 21, 22, 23, 24 टॉपिक्स यहीं पर कवर हो जाते हैं। ओके, तो 19 नहीं, यहाँ तक अगर हम देखें तो जो डायरेक्टली सिलेबस के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है तो उसी को हम अगर हम अच्छे से पढ़े तो हमें पता चलता है कि टोटल 24 टॉपिक्स या एक्ट या सब्जेक्ट हमें इस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। विद दैट अगर हम सिर्फ सीपीसी को हमें सीपीसी नहीं पढ़ना है, हमें लिमिटेशन एक्ट भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट भी तुम्हें सीपीसी के साथ पढ़ना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर अगेन हमारा 24 टॉपिक्स कवर हुए थे, अब 25 हो गए, राइट। तो देखो 19 नहीं है, 25 टोटल हमें पूछे जाने वाले हैं। अब इसी के साथ अगर हम देखें कि प्रोफेशनल एथिक्स वाला जो टॉपिक या सब्जेक्ट हमें दिया गया है उसके साथ तुम्हें एडवोकेट एक्ट्स भी पढ़ना पड़ता है, राइट। एडवोकेट एक्ट की भी बुक तुम्हें कैरी करनी पड़ेगी। तो अगेन 26 सब्जेक्ट तो यही क्लियर हो गए। अगर हम देखें फैमिली लॉ, तो फैमिली लॉ दिया है लेकिन इसके अंदर हमें मुस्लिम लॉज भी पढ़ने हैं, हिंदू लॉज भी पढ़ने हैं, क्रिश्चियन, पारसी, ये सारी चीज़ें करनी है। तो यहीं पर आते आते हमारे टोटल 30 टॉपिक्स या 30 सब्जेक्ट या 30 एक्ट कह लो हमें एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सिलेबस को देखना, हर चीज़ मेंशन नहीं है, ओनली सीरियल नंबर 15 एंड सीरियल नंबर 17 में तुम्हें डायरेक्ट चीज़ें दिखाई देगी। लेकिन जो सीरियल नंबर सीपीसी का है, जहाँ पर सीपीसी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हमें लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ना पड़ता है। ओके, फैमिली लॉ सिर्फ फैमिली लॉ मेंशन किया गया है, लेकिन वहाँ पर हमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन ये लॉज भी पढ़ने पड़ते हैं। एंड देन जहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स की बात की है वहाँ पर आपको ऑब्वियसली एडवोकेट एक्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो यही सारी चीज़ें अगर हम कंसिडर करें, अच्छे से देखें, अच्छे से सिलेबस को पढ़े तो हमें पता चलता है कि टोटल 30 एक्ट्स मैक्सिमम, मतलब लास्ट टू लास्ट 30 एक्ट्स हमें जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो यही पर बच्चों की गलती होती है, स्टूडेंट्स की गलती होती है कि उन्हें ये पता नहीं चलता। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब सिलेबस के बाद आई होप आपको अच्छे से सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि तुम बुक्स कौन सी एग्जाम हॉल के अंदर लेकर जा सकते हो। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि जो बुक्स हैं वो ओनली एंड ओनली बैरैक्ट्स ही अलाउड है एग्जाम हॉल के अंदर। एंड बैरैक्ट्स भी वो अलाउड है जो विदाउट शॉर्ट नोट्स या विदाउट कमेंट्स है। ओके, तो बैरैक्ट का जो कवर पेज होता है उसके ऊपर सिंपली लिखा हुआ होता है ये बैरैक्ट विद शॉर्ट नोट है या विदाउट शॉर्ट नोट है। तो जो जिस भी बैरैक्ट के ऊपर लिखा हुआ है विदाउट शॉर्ट नोट या विदाउट कमेंट्स, वही बैरैक्ट तुम एग्जाम हॉल के अंदर जो है लेकर जा सकते हो। तो देखो इस एग्जाम को जो हम वेरियस लैंग्वेज में दे सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो उस लैंग्वेज में तुम जो है इस एग्जाम को दे सकते हो। एंड लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन तुम्हें वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म पूछा जाता है। तो उस टाइम पे जिस भी लैंग्वेज को तुम प्रेफर करते हो फॉर गिविंग दिस एग्जाम, उसी लैंग्वेज में तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसी लैंग्वेज में तुम्हें जो है अपनी एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। ओके, तो ये एक एडवांटेज है कि हम किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। तो देखो जो बुक्स है ना, काफ़ी सारे पब्लिशर्स की बुक जो है ऑनलाइन तुम्हें मिल जाएगी, इवन फिजिकल स्टोर्स में भी जो है तुम्हें बुक्स जो है अवेलेबल मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन तुम्हें नहीं मिल रही तो फिजिकल स्टोर से खरीद लो। तो देखो जो ये बुक्स होती है ना, काफ़ी सारे पब्लिशर ना एक सेट पब्लिश करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 25 सेट उन्होंने पब्लिश कर दिया। अब इन 25 सेट्स के अंदर तुम्हें डिफरेंट एक्ट्स मिलते हैं। ये 25 सेट जो होता है उसके अंदर तुम्हें डिफरेंट एक्ट्स मिल जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल जो प्रोफेशनल पब्लिशर है या जो भी है, उनके अंदर वो 20 सेट का भी पब्लिश करते हैं, वो 23 का भी करते हैं, एंड जो लेटेस्ट है वो 25 है। 25 सेट का तुम्हें क्यों लेना है? बिकॉज 25 सेट के अंदर जो है न्यू क्रिमिनल लॉज भी दिए हुए हैं। इसलिए मैं ग्रुप में भी ये कहती हूँ, हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी ये कहती हूँ कि 25 सेट वाला ही तुम जो है बुक प्रेफर करो, 23 वाला मत करो। बिकॉज 1-2 एक्ट अगर तुम्हें ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहे हैं, भले ही 100-200 रुपये ज़्यादा होंगे, लेकिन जो 25 सेट वाला जो बुक आता है
पब्लिशर का, वही तुम बाय करो। ये इंग्लिश के लिए मैंने प्रोफेशनल पब्लिशर बताया है, लेकिन इंग्लिश के लिए अगर बच्चों को प्रोफेशनल पब्लिशर नहीं खरीदना है, कोई और पब्लिशर के साथ जाना है, कोई और पब्लिशर की बुक लेनी है, या ऑलरेडी आपके पास कोई और पब्लिशर की बुक है तो भी चल जाएगा। ओके, तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन मेक श्योर करना कि जो भी सेट आप लो उसके अंदर मैक्सिमम बुक्स हो। जिस भी पब्लिशर की बुक लो, जो भी सेट लो, लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम बुक्स कवर हो। अगर प्रोफेशनल बुक्स पब्लिशर के अंडर 23 सेट भी अवेलेबल एंड 25 सेट भी अवेलेबल, तो गो फॉर 25 के साथ जाओ, 23 के साथ मत जाओ। ओके, सिमिलरली यही चीज़ मैं मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, पंजाबी या जो भी लैंग्वेज में अदर आप देने वाले हों एग्जाम, उनको भी यही कहूँगी। आई एम नॉट श्योर कि प्रोफेशनल अथॉर की बुक्स उनके लिए अवेलेबल है या नहीं, पब्लिशर की बुक। लेकिन जो भी बुक जिस भी पब्लिशर की तुम खरीदो, जिस भी लैंग्वेज में, मेक श्योर करना जो भी सेट तुम खरीदो उसके अंदर मैक्सिमम बुक्स हो। अगर आपके पब्लिशर, आप जो पब्लिशर खरीदने वाले हो उसके अंदर मैक्सिमम सेट 25 है, तो डोंट गो विथ 25 वाला ही खरीदो। अगर 27 मैक्सिमम सेट है तो 27 वाला खरीदो, अगर 30 मैक्सिमम सेट है तो 30 वाला सेट खरीदो। ऐसे करके जो है तुम अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में तुम एग्जाम देने वाले हो उसके लिए तुम बुक्स जो है वो बाय कर सकते हो। अगेन मैंने सिर्फ इंग्लिश के लिए बताया है कि प्रोफेशनल के साथ जाओ। अगर तुम प्रोफेशनल के साथ नहीं जाना चाहते, कोई भी ऑथर चूज कर लो, चल जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम सेट आता है उनका वही खरीदना। एंड अगेन अदर लैंग्वेजेस के लिए भी मैं एक मतलब पर्टिकुलर बुक तो तुम्हें सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई डोंट नो कि कौन सी अवेलेबल है। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करना कि जिस भी पब्लिशर की तुम बुक खरीद रहे हो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेट जो है वो कवर हो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक्ट फिर कवर हो जाएंगे। ओके, अब तुम ये कैसे पता कर सकते हो? अब देखो, तुमने ये तो अपने बुक्स तो खरीद लिए, लेकिन तुम ये कैसे पता कर सकते हो कि यही बैरैक्स, इवन तो मैंने सजेस्ट किया है कि प्रोफेशनल की खरीदो 25 सेट वाली फॉर एन एग्जाम्पल, और अब खरीद भी लेते हो, तो तुम ये कैसे मान के चलोगे ये एक्ट जो है तुम्हारे लिए अच्छा ही है, प्रेफरेबल ही है, बुक जो है यही तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर लेकर जानी है। तो यही मैं तुम्हें बताती हूँ। तो देखो, तुम्हें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो बैरक का इंडेक्स तुम पढ़ लो, मतलब बेसिक ऊपर से रीडिंग कर लो। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है, उसमें बताऊंगी कि इंडेक्स का क्या करना है। बेसिक देख लो, एंड उसके अंदर जो बुक्स है ना, उसे जो बैरक जो तुम्हारे पास है उसको थरोली तुम रीड करो कि सारी चीज़ें बुक के अंदर है या नहीं है। बिकॉज लास्ट टाइम जो मराठी स्टूडेंट, मतलब जिनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ एग्जाम दी है, उन्होंने क्या किया था, मराठी की जो बैरक लाई थी डायरेक्टली एग्जाम हॉल के अंदर खोली थी। उन्होंने घर पर उस बुक्स को खोलने की जरूरत भी नहीं की थी। लिटरली ऐसे बच्चे भी थे तो उनको लगता है कि एग्जाम ओपन बुक टेस्ट है तो काफ़ी ईजी होती, तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने क्या किया, जो बुक्स डायरेक्ट एग्जाम हॉल के अंदर खोली एंड लिटरली बाय मतलब कसम से बुक के अंदर इंडेक्स था, वेल एंड गुड। इंडेक्स के बाद अंदर जो है ना, सब ओनली जो समरी होती है ना एक्ट की या सेक्शन की, वही थी, बाकी कुछ नहीं था। मतलब जो बैरक में होनी चीज़ें चाहिए, सेक्शन देन सब सेक्शन, वो सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्ट की समरी थी। इंडेक्स दिया हुआ था लेकिन अंदर समरी थी। अब वो पब्लिशर मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ये गलती मत करो। इसलिए जो भी बैरक तुम ऑनलाइन लो या फिजिकली जाकर बाय करो, तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना कि सारी ही चीज़ें उसके अंदर क्लियरली मेंशन है। इंडेक्स दिया है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग सारी ही चीज़ें उसके अंदर हैं। सिर्फ समरी उस एक्ट की लिटरली 2 पेज भी कवर नहीं हो रहे थे समरी से, जो एक्ट वो लेकर आए थे ना, जो पब्लिशर की बुक, उसमें तो वो क्या ही एग्जाम में क्लियर कर पाते। एंड ट्रस्ट मी, 2 से 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो है ये ऐसे बैरक लेकर फेल भी हो चुके हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ओपन बुक टेक्स्ट से बुक के अंदर कुछ था ही नहीं, तो क्या ही लिखते, राइट? तो इसलिए फेल हो गई। ये गलती तुम मत करना। इसलिए अगेन मैं तुम्हें रिपीट कर रही हूँ कि अगर जैसे ही तुम्हारे घर पे बुक्स आती हैं, सारे ही बैरक्स को भले 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, कितना भी टाइम लगे, नो मैटर, ऊपर से कर रहे हो, किसी तरफ से भी कर लो, लेकिन बुक को गो थ्रू करो। देखो सारी चीज़ें अंदर मेंशन है या नहीं। हमें सिर्फ समरी नहीं चाहिए उस एक्ट की एग्जाम हॉल के अंदर, हमें सेक्शन चाहिए, सब सेक्शन चाहिए, क्लॉजेस चाहिए। ये सारी चीज़ें एग्जाम हॉल के अंदर मैटर करेगी, समरी नहीं। इसलिए फिर से एक बार कह रही हूँ, लास्ट टाइम की पूरी चीज़ें, कोई भी लैंग्वेज में आप दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, प्रोफेशनल की ले रहे हो, कोई भी लैंग्वेज में दे रहे हो, कोई भी अथॉर की या पब्लिशर की बुक ले लो, ये चीज़ तुम मैंडेटरीली कंसिडर करना कि गो थ्रू करो सारी चीज़ें उस एक्ट के अंदर, हर एक एक्ट के अंदर, नो मैटर तुम्हारा 25 का सेट है, 27 का है, 23 का है, जितने भी सेट है, सारी एक्ट को तुम थरोली चेक करो कि सारी चीज़ें उसके अंदर है या नहीं है। एंड देन ओनली अगर है तो ही वो बुक्स रखो, अगर नहीं है प्लीज़ चेंज द बुक, चेंज द पब्लिशर, यही करो। अगर ऐसे कुछ एक्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 20 में है 5 में नहीं है,
तो क्या करना है, तो भी चेंज करो। अगर एक दो है तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा है तो मैनेज नहीं करना है। ओके, तो ये चीज़ तुम कंसिडर करो। एंड जो स्टूडेंट फिजिकली जाएंगे लेने, उनके लिए एक बेनिफिशियल होगा कि वो वहीं पर देख सकते हैं कि अंदर है या नहीं है। अगर वो बॉक्स या पैकिंग में आता है तो ऑब्वियसली उनको बोलना मुझे देखना है। अगर अलाउ करते तो ठीक है, अगर नहीं अलाउ करते तो उन्हें बोल देना मैं बाद में चेंज करूँगा अगर सारी चीज़ें अंदर नहीं होगी। तो ये चीज़ ज़रूर से करना, तो ही तुम्हें पता चलेगा वो बैरक्स तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर लेकर जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये कि कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिनके एक्ट मतलब बैरक्ट होंगे ही नहीं, बिकॉज वो कोडिफाई लॉ नहीं होते, वो अनकोडिफाई होते, यानी कि रिटर्न नहीं होते। लॉ ऑफ टॉट हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर तुम्हें एक पर्टिकुलर एक्ट नहीं मिलेगा। तो इस केस में तुम क्या कर सकते हो? तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले चीज़ ये तो मैं आगे कवर करूंगी कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन यहाँ पर इन शॉर्ट बता देती हूँ। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि उन टॉपिक्स की एकदम बेसिक क्लियरिटी ले लेनी है। बेसिक क्लियरिटी ले लोगे ना उन टॉपिक्स की, जैसे लॉ ऑफ टॉट है, तो लॉ ऑफ टॉट में तुम क्या ही करोगे? लॉ ऑफ टॉट में तुम्हें क्या, टॉट क्या है, वाइकरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, केस लॉस देख लो, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर समथिंग, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं, वो क्लियर कर लो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या करोगे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है ये देख लो। पीआईएल कौन से आर्टिकल के अंदर हम फाइल कर सकते हैं ये देख लो। फर्स्ट कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था वो देख लो। ये सारी बेसिक चीज़ें तुम देख सकते हो अगर उनकी बुक एक्ट जो है अवेलेबल नहीं है। अब इसी के साथ तुम एग्जाम हॉल के अंदर अगर लेकर जाना है तो क्या लेकर जा सकते हो? तो तुम क्या करो, गूगल करो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो तुम्हें ना काफ़ी सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो उस पीडीएफ में इंडेक्स जो होता है ना, वो इंडेक्स को सिर्फ उस इंडेक्स का तुम प्रिंट आउट लेकर चले जाओ, ये भी चल जाता है। इंडेक्स का सिर्फ प्रिंट आउट लेकर अगर तुम चले गए तो भी चल जाएगा। सिमिलरली लॉ ऑफ टॉट सर्च करो, लॉ ऑफ टॉट सर्च करोगे तो काफ़ी सारे पीडीएफ आ जाएंगे, वो पीडीएफ खोल के देख लो। अगर जिन पीडीएफ में इंडेक्स दिया हुआ है या बेसिक टॉपिक्स दिए हुए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट ले लो और एग्जाम हॉल के अंदर चले जाओ, अलाउड किया जाता है, तुम ये चीज़ कर सकते हो। इवन तुम सारी एक्ट्स का प्रिंट आउट विदाउट नोट्स वाला लेकर जा सकते हो, लेकिन प्रिंट आउट अगर तुम लोगे, कॉपीज तुम लेकर जाओगे तो वो महंगी पड़ती है, इसलिए सेट ही खरीदो और लेकर चले जाओ। लेकिन जो कोडिफाई लॉ नहीं है उनके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम प्रिंट आउट लेकर चले जाओ, कोई वांदा नहीं है, चल जाता है। ओके, ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, काफ़ी सारे एक्ट ऐसे हैं, मतलब काफ़ी सारे जो टॉपिक हमें पूछे जाने वाले एग्जाम हॉल के अंदर, वो उनके एक्ट तो है, वो कोडिफाई लॉ तो है, लेकिन जो सेट हम खरीदेंगे शायद उसमें एक आधा बुक जो है वो मिसिंग होगी। तो उस केस में क्या खरीदना है, क्या करना है एंड खरीदना है, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखो उस चीज़ में तुम क्या करो, सबसे पहले तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्ट है एंड कौन सा एक्ट नहीं है? तो उसके लिए तुम सबसे पहले एक प्लेन पेपर पे एक शीट बनाओ। सारे जितने भी टॉपिक मैंने अभी बताए हैं वो 19 टॉपिक ही नहीं, उससे अलावा भी जो टॉपिक्स आने वाले वो सारी टॉपिक्स जो है तुम लिख लो। टोटल अराउंड 30 होने चाहिए तुम्हारा टॉपिक, 29-30। अब एक जो भी सेट तुमने लिया है उसके साथ कंपेयर करो। फॉर एन एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो सेट में कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, तो टिक मार्क मार लो। देन उसके साथ देख लो कि आईपीसी है या नहीं, ओल्ड आईपीसी अगर है तो टिक मार्क मार लो। सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, बीएनएसएस, बीएसए, न्यू क्रिमिनल लॉस, टिक मार्क मारते चले जाओ। एंड जो भी एक्ट उस सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है उसके साइड में तुम क्रॉस मार लो। ओके, ऐसे ही करके तुम सारे 29-30 टॉपिक्स के बार एक्ट्स अवेलेबल है या नहीं, जो भी सेट तुमने मंगाया है वो तुम्हें देखना है। एंड जिस भी सेट के सामने, मतलब जो भी सेट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एक्ट नहीं है तो उसके सामने तुम क्रॉस मार लो। अब जो एक्ट अवेलेबल नहीं है उसके लिए तुम क्या करो, तो उसके लिए तुम्हें सेपरेटली तुम्हें क्या करना है, बुक्स खरीदनी है। विदाउट नोट्स अगर तुम्हें मिलती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलती तो विथ नोट्स वाले लेकर चले जाओ, कोई वांदा नहीं है। विथ नोट्स वाले, अगर जो तुमने सेट खरीदा है उस सेट के अंदर कोई भी XYZ एक्ट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में तुम विदाउट नोट्स वाले सेपरेट एक्ट डायरेक्ट अवेलेबल है या नहीं वो देख लो। अगर है तो वो तुम बाय कर लो, अगर नहीं है तो अगर नहीं है तो विथ नोट्स वाले भी तुम लेकर चले जाओ, कोई भी वांदा नहीं है। लेकिन प्लीज़ एक बात याद रखना, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही एक्ट विथ नोट्स वाले तुम्हें लेकर जाने कह रही हूँ जो एक्ट सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। ओके, एंड एक बात और बता दूँ, विथ नोट्स हो विदाउट नोट्स हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम हॉल के अंदर तुम्हें इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि तुम विथ नोट्स विदाउट नोट्स ये सारी चीज़ चेक करो, नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो प्लीज़ ये चीज़ कंसिडर करना, जो एक्ट तुम्हारे सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है सबसे पहले तो सेपरेट विदाउट नोट्स वाला बैर एक्ट उसके लिए सर्च करो, अगर नहीं मिलता तो विथ नोट्स वाला जो है लेकर चले जाओ। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कौन सी बुक्स तुम्हें लेकर जानी है
एंड क्या क्या करना है तुम्हें बुक्स के साथ कि तुम्हें पता चले, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समरी दे देती हूँ। तो सबसे पहले तुम जो भी लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हो किसी भी पब्लिशर की बुक बाय करो, लेकिन मेक श्योर करना उस पब्लिशर की मैक्सिमम सेट वाला जो है तुम बुक बाय करो। फॉर एन एग्जांपल अगर 25 है एंड 27 भी अवेलेबल है, 25 सेट वाला बुक भी अवेलेबल है एंड 27 सेट वाला भी अवेलेबल है, तो 27 सेट के साथ चले जाओ। ओके, ऐसे करके तुम्हें किसी भी लैंग्वेज में जो है अपने पब्लिशर का बुक खरीदना है। सेकेंडली, जैसी बुक तुम मंगाओगे या फिजिकली ऑनलाइन या जो भी मंगाओगे जिस भी तरह से आएंगी, तो तुम्हें गो थ्रू करनी है सारा ही बैरक, एक एक बैरक को गो थ्रू करना है। नो मैटर कितना टाइम जा रहा है, प्लीज़ गो थ्रू करो, वरना एग्जाम हॉल के अंदर डिफिकल्टीज हो सकती है। अब जब तुम गो थ्रू करोगे सारी चीज़ों को, उसके अंदर तुम ये चीज़ देख लेना कि सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉजेस सारी चीज़ें मेंशन है, इंडेक्स अच्छे मेंशन है, सारी चीज़ें जो बैरक के अंदर एक होनी चाहिए वो सारी चीज़ें उस बैरक के अंदर है, तो ही वो सेट तुम्हें अपने पास रखना है। अगर नहीं है तो प्लीज़ रिटर्न कर दो, बिकॉज मैंने जैसे एक्सपीरियंस शेयर किया कि लास्ट टाइम बच्चों ने बैरक लाए थे, उसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक्ट की समरी थी, तो वैसा नहीं चलेगा, वो चेंज कर दो एंड प्रॉपरली जो चीज़ मैंने अभी तुम्हें मेंशन की कि क्या क्या होना चाहिए वो चीज़ वाला बैरक तुम खरीदो। थर्डली, अगर कोई लॉ ऐसे है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले एक्ट ऐसे हैं जो कोडिफाई नहीं है, अनकोडिफाई मतलब रिटर्न नहीं है, तो उस केस में तुम गूगल पर जाओ, गूगल पे सर्च करो पर्टिकुलर टॉपिक जो भी मतलब लॉ ऑफ टॉट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो सर्च करो, एंड वो जो इंडेक्स है जो पीडीएफ आएगा तुम्हें उस इंडेक्स को स्क्रीनशॉट लेकर तुम जो प्रिंट आउट लेकर एग्जाम हॉल के अंदर लेकर चले जा सकते हो। ट्रस्ट में लेकर चले जा सकते हो, मैं भी लेकर चली गई थी, कोई तुम्हें डिसअलाउड नहीं करेंगे, अलाउ ही होती वो सारी चीज़ें, तो तुम लेकर चले जा सकते हो। एंड लास्टली तुम्हें ये देखना है कि सारी तुम जो भी सेट मंगाओ उस सेट के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी तुम सेट मंगाओ उस सेट के अंदर सारी एक्ट्स अवेलेबल है। एंड अगर कोई एक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए तुम क्या करो, अगर मैक्सिमम एक्ट अवेलेबल नहीं है मतलब 5 या 6, तो प्लीज़ वो पब्लिशर को रिटर्न करके दूसरा पब्लिशर मंगा लो। एंड अगर 2 से 3 जो है अवेलेबल नहीं है तो उस केस में तुम सेपरेटली बुक्स ढूंढो विदाउट नोट्स वाली बैरक्स। एंड अगर विदाउट नोट्स वाली बैरक्स सेपरेटली तुम्हें नहीं मिलती तो विथ नोट्स वाली भी तुम लेकर चले जाओ, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। एंड अगर एग्जाम हॉल के अंदर तो चेकिंग होती है एंड बोलते हैं ये सरेंडर कर दो, तो सिंपली सरेंडर कर दो, उसमें कोई मगजमारी वहाँ पर एग्जाम हॉल के अंदर नहीं करनी है। अगर बोलते सरेंडर कर दो तो प्लीज़ सरेंडर कर दो, ज़्यादा लोड मत लो, चल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ये क्यों सजेस्ट करूँ, बिकॉज देखो मैंने क्या किया था, मैंने स्ट्रिक्टली विदाउट नोट्स वाली बुक्स जो है मैं लेकर चली गई थी जो मेरे सेट में थे, एंड जो नहीं थे उसे मैंने इग्नोर कर दिया था। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे सेट में ना टैक्स वाला बुक नहीं था, मैंने अपने ऑलरेडी 2-3 वीडियो में पहले भी बोला है, टैक्स वाला नहीं था, तो मैंने ना वो टैक्स वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, मैं लेकर ही नहीं गई। लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक से 4 डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, अगर वो एक्ट मेरे पास होता, अगर वो बुक मेरे पास होती तो डेफिनेटली वो 4 क्वेश्चन मेरे ऐसे सॉल्व हो जाते, पर नहीं हो पाए। एंड एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखा है कि जो आगे पीछे जो मेरे स्टूडेंट बैठे थे उन लोगों ने बैरक को छोड़ो नॉर्मल बुक खरीद, मतलब नॉर्मल जो बुक आती है ना, बैरक नहीं नॉर्मल बुक आती वही लेकर आ गए थे। उन्हें किसी ने मना किया नहीं किया, बाद में मना किया तो बच्चों ने सरेंडर कर दिया, चल जाता है, लेकर चले जाओ, बैरक टी लेकर चले जाओ, नॉर्मल बुक मत लेकर चले जाओ। आई वुड सजेस्ट कि बैरक लेकर चले जाओ, विदाउट नोट्स मिलती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो विथ नोट्स वाले चले जाओ लेकर। ओके, तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। तुम्हारे अब ये चीज़ तुम्हें क्यों करनी है, मेनली बिकॉज तुम्हारे मार्क्स हार्म नहीं होने चाहिए। एक मार्क्स इस एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, लिटरली एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आधा मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ तुम कंसिडर करो। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अब तक यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। तो आप बात कर लेते कि ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको एक्चुअली मदद करेगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। वैसे यहाँ तक की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही थी, लेकिन स्टिल तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि कौन सी 2 चीज़ें जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। फर्स्ट, कि तुम्हें कोई भी कोर्स ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो बाय नहीं करना है, बिकॉज एक बात समझो, जितने भी टॉपिक्स या जितने भी सिलेबस इस एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है, जो इस एग्जाम में आने वाला है, वो ऑलरेडी वही सिलेबस है, वही टॉपिक्स है, वही सब्जेक्ट है, वही एक्ट है जो तुमने 3 ईयर एंड 5 ईयर LLB के टाइम पर की हुई है। ओके, एंड वहाँ पर तुमने हर एक साल तुमने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ स्पेंड किए हैं। ओके, एंड पैसों की तो बात छोड़ ही दो, पैसों अगर अब तुम्हारे लिए पैसा कंसर्न भी नहीं है तो पैसों की बात छोड़ दो, लेकिन तुम इतनी चीज़ समझो कि जब तुमने 3 ईयर एंड 5 ईयर LLB के टाइम ये सारे टॉपिक जो इस एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं पढ़े होंगे, तो वो तुमने MCQ के लिए नहीं, तुमने इवन थियरी के लिए भी पढ़े हैं। ओके, थियरी के लिए तुमने इवन वो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, 60 मार्क्स की थियरी के लिए पढ़े हैं। अगर आप 60-40 पैटर्न वाले स्टूडेंट हो तो, एंड अगर आप 75-25 पैटर्न वाले हो या 70-30 पैटर्न वाले हो तो अपने 70-75 पैटर्न के लिए मार्क्स के लिए वो थियोरेटिकली पढ़े हैं टॉपिक्स, राइट। अपने थियोरेटिकली तुमने पढ़े हैं। ये चीज़ के ऊपर तो गौर करो। तो तुम्हें अभी इस टाइम पर जो कि ओपन बुक टेस्ट है उस टाइम पर कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है माय फ्रेंड, प्लीज़ कंसिडर दिस।
बिकॉज जो भी ये जो ऑनलाइन जितना भी मैंने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर यहाँ वहाँ, तो वहाँ पर देखो उनकी आयरनी तुम समझो, वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं जहाँ पर उनका टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट 100 MCQ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, important articles of constitution, important this of family law, important that of this act, important that of that act, ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर उनके वीडियोस होते हैं। एंड वहीं पर जिन मतलब वहीं पर जो पर्टिकुलर वीडियो होते हैं कुछ उनके अंदर उनके ही वीडियोस में, उनके वीडियोस की बात कर रही हूँ, उनके जो अलग अगर तुम दूसरे वीडियो देखोगे उनके अंदर वो क्या बोलते हैं कि ये अभी जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, जो पहले तुमने बताया 100 टॉप MCQ, 100 ये वो 100 वो, ये टॉप MCQ वो टॉप MCQ, इंपॉर्टेंट MCQ, प्रीवियस ईयर MCQ, इंपॉर्टेंट MCQ, ये सारे तुमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके ही तो बताया है। और अभी तुम नए वीडियो में या पुराने वीडियो में ये कह रहे हो कि ये जो टॉपिक्स हैं मतलब जो एग्जाम है उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये किस चीज़ की आयरनी है? तुम खुद समझ रहे हो। उनको खुद को सिर्फ देखो, कोर्स सेल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत चीज़ पे मत करो। अभी गलत चीज़ भी नहीं है क्योंकि बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट खरीदते भी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ये मतलब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कोर्सेस हमें खरीदने हैं या नहीं हैं। नहीं खरीदने हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें पहले तुमने कवर की हुई हैं, अभी सिर्फ तुम्हें एक ब्रशअप करना है। ओके, समझ रहे हो? तुम्हें सारी चीज़ें आती हैं, वो कहते हैं ना दाल तुमने पूरी बना दी है, तुम्हें बस तड़का देना है। उसी तरह से तुम्हें इस एग्जाम के लिए सिर्फ तड़का देना है अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, अपने टॉपिक्स के ऊपर। ओके, तो पहली चीज़ आई हाईली नॉट रिकमेंड यू कि टू बाय एनी कोर्सेज। एंड सेकेंडली जो चीज़ तुम्हें नहीं करनी है वो MCQ पढ़ना है। मतलब MCQ तुम्हें नहीं पढ़ने हैं। MCQ देखो, अगर तुम MCQ को पेपर प्रैक्टिस की तरह प्रैक्टिस करो तो ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट, इवन मैं जिस टाइम पे मैंने अपनी एग्जाम दी थी, मैंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर बुक आती है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर AIB क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, MCQs होते हैं बेसिकली। तो मैंने क्या किया था, उन MCQ को मैं पढ़कर जा रही थी सिर्फ, बिकॉज यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए थे कि ये टॉप MCQ है, ये प्रीवियस ईयर MCQ वही सारे आएंगे। तो उसी हिसाब से मैंने क्या किया, बुक खरीद ली एंड बुक के अंदर जितने भी MCQ थे, मोर देन 1000 MCQ मैंने पढ़े थे, मोर देन 1000 MCQ एज फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने पढ़े थे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक भी MCQ नहीं आया था एग्जाम में, एक भी MCQ नहीं आया था। मैंने 1000 MCQ कर लिए थे ओवरऑल सारी सब्जेक्ट के मिलाकर, नहीं आए थे और नहीं आते, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो प्लीज़ तुम भी अगर कहीं से भी MCQ कर रहे हो, किसी PDF से कर रहे हो ऑनलाइन जो तुम्हें मिला हो, या कोई कोर्स है, यूट्यूब है, कहीं से भी तुम MCQ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ मत पढ़ो। फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से तो बिल्कुल मत पढ़ो, बिकॉज तुम्हें नहीं आने वाले। तो यहाँ तक हमने दो चीज़ें देख ली कि जो तुम्हें हाईली नहीं करनी है। फर्स्ट कि कोई भी कोर्स तुम्हें बाय नहीं करना है। सेकेंड, MCQ एज फिलिंग द ब्लैंक्स तुम्हें नहीं पढ़कर जाने। ओके, एंड अगर फिर भी तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें कुछ ना कुछ तो ऑनलाइन देखना है इंपॉर्टेंट, तो अगर देखना ही है या पढ़ना ही है तो इंपॉर्टेंट केस लॉस पढ़ दो। अगर करना ही है, देखो मैं तो ये भी कहूँगी कि वो भी नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें करनी है चीज़ तो उसके ऊपर हम 1-2% चांस ले सकते हैं कि आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट केस लॉस पढ़ दो, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ दो, अमेंडमेंट, ये दो चीज़ें तुम्हें पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कौन सी दो चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। अब कौन सी चीज़ ऐसी है तुम्हें करनी है। तो देखो, सबसे पहले चीज़ तुम्हें करनी है, तुम्हें टॉपिक्स की बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, जैसे कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि 19 टॉपिक्स टोटल नहीं है, मोर देन मतलब अराउंड 30 टॉपिक्स है जो तुम्हें इस एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें ऐसे लॉज जो कोडिफाई नहीं है, यानी कि रिटर्न नहीं है, जिनके ऊपर बैरक नहीं है, उनकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी कर लो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन काफ़ी छोटा है, ये टॉट कर लो, ये सारी चीज़ें कर लो जो कोडिफाई लॉ नहीं है, ये कर लो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टॉपिक्स की ना कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। अब कंसेप्चुअल क्लियरिटी से मेरा ये मतलब नहीं कि तुम्हें इन डेप्थ सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तुम्हें बेसिक भी पता है, बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी भी है तो भी चल जाएगा। अब टोटल अराउंड 30 टॉपिक्स है, जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि टोटल अराउंड 30 टॉपिक्स, 30 एक्ट तुम्हें एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो अब क्या ही सारे के सारे 30 टॉपिक्स की कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या जो हाई वेटेज है उन्हीं की कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना ज़रूरी है? नहीं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल क्यों नहीं है, देखो जो BNS, BSS, CPC वो सारी जो एक्ट है ना, उनके ना डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाएंगे तो टेंशन मत लेना, आते हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के भी काफ़ी हद तक तुम्हें सेक्शन बेस्ड पूछे देखने मिलेंगे आर्टिकल्स। ओके, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं होगी, लेकिन अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है वो सारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो छोड़ दो, मत करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हाई वेटेज वाले ही कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं, मीडियम वेट या लो वेटेज
लो वेटेज भी समझो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी पसंद है, जो 2 मार्क के लिए, इन टोटल 8 मार्क के लिए 4 टॉपिक उसमें बोला है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ 2 मार्क के लिए है। मैंने अपने टाइम पे ऐसा नहीं किया कि उसको छोड़ दिया, नहीं, बिकॉज मुझे पता है मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है एंड ये सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे एक इंटरेस्ट आता है, तो मैंने उस टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लियरिटी कर ली थी। एंड इवन मैंने नहीं भी की होती ना तो भी मुझे उस टॉपिक के बारे में पता था, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से एग्जाम के टाइम पे एमसीक्यू जो मैंने पढ़े थे, जो कि तुम्हें नहीं पढ़े थे, मैंने बताया, मैंने इस टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लियरिटी ले ली थी। तो तुम्हें वैसा नहीं करना है कि हाई वेटेज की कंसेप्चुअल क्लियरिटी लेनी है, नहीं, मीडियम वेटेज, लो वेटेज, किसी भी टॉपिक को कवर करो, लेकिन टॉपिक को कवर करो। इवन 2 मार्क के भी जो टॉपिक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, एंड अराउंड मैं ये कहूँगी कि 20 टॉपिक्स की तुम्हें कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैक्सिमम हम कंसिडर कर सकते हैं कि 30 टॉपिक है, तो 20 टॉपिक की तो एटलीस्ट तुम्हारे पास कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना ज़रूरी है। अब इसी के साथ एक और चीज़ तुम ये समझ लो कि इतनी तुम कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो ले लोगे। अब कंसेप्चुअल क्लियरिटी से मेरा मतलब क्या है? देखो, अगर आपके पास इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको अगर आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा एंड जब क्वेश्चन पेपर को तुम पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर तुम्हें उस क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ में आता है इसका आंसर क्या है, या फिर ये जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली मुझे इस एक्ट से पूछा गया है, तो भी बस है, इतनी भी बेसिक क्लियरिटी है इस एग्जाम के लिए तो भी इनफ है, तो भी तुम इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ तुम्हें करनी है इस एग्जाम को मतलब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो है इंडेक्स रीडिंग। देखो, मैं ये कहूँगी एक टाइम पर अगर तुमने कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन इंडेक्स रीडिंग इज मस्ट। तुम इंडेक्स को रट्टा मार लो तो भी चलेगा, रट्टा मार लो, मैं तो यही कहूँगी रट्टा मार लो। अगर इंडेक्स को तुम्हें पढ़ना आता है, इंडेक्स से चीज़ें तुम्हें फाइंड आउट करनी आती है ना, तो तुम इस एग्जाम को तुम्हें इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी 70+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिकॉज हमें जो भी, देखो, क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर से हम क्वेश्चन ढूंढेंगे, जो भी क्वेश्चन के अंदर हम कीवर्ड्स निकालते हैं, मतलब देखते हैं कि सेक्शन है सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंडेक्स में ही जाएंगे ना, हम इंडेक्स में ही जाएंगे, देखेंगे सेक्शन 23 में क्या दिया हुआ है। अगर उसी इंडेक्स के अंदर ही हमें पता चलता है आंसर तो ठीक है, अगर नहीं पता चलता तो हम इंडेक्स के अंदर ही देखेंगे ना कौन सा पेज नंबर पे दिया है सेक्शन 23 बैर एक्ट के अंदर। तो इंडेक्स ही जड़ है इस एग्जाम को क्लियर करने का, जो रूट है वो इंडेक्स ही है। अगर इंडेक्स रीडिंग तुम्हें काफ़ी अच्छे से आती है तो ही तुम इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो प्लीज़ 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 माय डियर फ्रेंड, इंडेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। इंडेक्स को तुम रट्टा भी मार के चले जाओगे तो भी चलेगा, कर लो, पढ़ लो, इंडेक्स को पढ़ लो। इंडेक्स को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंडेक्स ही तुम्हें हेल्प करेगा। एंड कंसेप्चुअल बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी एंड इंडेक्स, ये 2 ही चीज़ें तुम्हें हेल्प करेगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बेसिक से भी, बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी में काफ़ी ज़्यादा बेसिक भी है, बस क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन XYZ एक्ट का है तो भी चलेगा। उसी के साथ इंडेक्स रीडिंग थरोली आती है, इंडेक्स रीडिंग पता है इंडेक्स को कैसे रीड करना है। काफ़ी टाइम क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनके आंसर डायरेक्टली तुम्हें इंडेक्स में ही मिलेंगे, तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर पेज नंबर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स के अंदर ही तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। इसलिए इंडेक्स रीड करो, आई रिपीट, इंडेक्स रीड करो, इंडेक्स को रट्टा मार लो। इंडेक्स एंड बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी, यही 2 ही चीज़ है जो तुम्हें इस एग्जाम को हेल्प करेगी क्लियर करने में। ओके, तो अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें मुझे तुम्हें ये बताना है कि जो टाइमिंग है ना एग्जाम का, भले ही 3 आवर्स दिया है, लेकिन 3 आवर्स के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें इन बिटवीन ना होती रहती है। जैसे हम सबको पता होगा, जो भी एग्जाम हॉल के अंदर इन्विजिलेटर या सुपरवाइजर जो भी होंगे वो आएंगे, तुम्हारी सिग्नेचर लेंगे, एडमिट कार्ड चेक करेंगे, तुम्हें बोलेंगे कि OMR शीट पे बबलिंग करो, जो तुम्हारा सीट नंबर है, सेट कोड है, ये सारी फलाना ढमकाना चीज़ें करते करते ही इन बिटवीन तुम्हारे 15 से 20 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो प्लीज़ ये तुम यही कंसिडर करना कि तुम्हारे पास 3 आवर्स का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास एग्जैक्टली इस एग्जाम को ख़त्म करने का जो टाइम पीरियड है वो है 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स ही तुम्हारे पास जो है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए टाइम पीरियड है, 3 आवर्स का टाइम पीरियड नहीं है। तो इस चीज़ को भी तुम कंसिडर करो। ओके, अब बात कर लेते हैं कि क्या करना है। जो हमने पहले 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए कि क्या क्या करना है तुम्हें, बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी, देन सेकेंडली हमने डिस्कस कर लिया कि इंडेक्स रीडिंग मस्ट है, थर्ड मैंने तुम्हें ये बता दिया कि टाइमिंग क्या है। ओके, फोर्थली मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि क्या करना है, हमारा नेक्स्ट टिप क्या है। तो देखो, तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, क्यों करनी है, पहले ये समझ लो। तो देखो, जब मैंने एग्जाम दी थी ना, तब मुझे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन को ही बबलिंग करने में
बबलिंग करने में मेरे 15-15 मिनट जा रहे थे। 15 मिनट, लिटरली 15 मिनट मुझे 25 क्वेश्चंस को बबलिंग करने में जा रहे थे। तो तुम मान लो अगर 25 क्वेश्चन को 15 मिनट जा रहे तो टोटल 100 क्वेश्चन को मुझे जाएंगे 1 आवर, मतलब 1 आवर मेरा जा रहा है बबलिंग करने में। कैन यू इमेजिन, 1 घंटा सिर्फ मैं बबलिंग कर रही हूँ, मतलब मेरे पास टाइम ही कितना है क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने में बुक से। 15 मिनट हमने निकाली, यहाँ वहाँ जो हमारे चले जाते हैं वो हमारे पास फिर बचते हैं 2 आवर्स 45 मिनट्स। अब उसमें भी अगर 1 आवर बबलिंग करने में जा रहे हैं तो बचते कितने हैं, 1 आवर 45 मिनट्स। 1 आवर 45 मिनट्स ही है मतलब तुम्हारे पास कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है तुम्हें फाइंड आउट करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है, जितना भी बुक में तुम्हें ढूंढना है वो सारा ही तुम्हें चीज़ें जो है 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर ही करनी है। समझ रहे हो कितना कम टाइम है। हमें लगता है कि ओपन बुक टेस्ट है, 3 आवर का टाइम है तो हो जाएगा, नहीं होता। एंड अगर तुम ये कह रहे होंगे अब कि तुम्हें लगे, यानी कि मुझे अगर 15 मिनट लगे 25 मिनट को, मतलब 25 क्वेश्चन को बबलिंग करने में मुझे अगर 15 मिनट लगे हैं, हमें नहीं लगेंगे, नहीं, तुम्हें उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। मैं ना इन सारी चीज़ों में खूब फास्ट हूँ, जितना मुझे अपने बारे में पता है। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मैं बहुत जल्दी जल्दी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंट होने के बाद भी मुझसे मिस्टेक भी हुई है। मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 बार बबलिंग किया है, या फिर मुझसे ये भी गलती हुई है कि क्वेश्चन नंबर 27 का मैंने क्वेश्चन नंबर 28 में बबलिंग किया है। एंड ऐसे करते करते मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे ही गलत बबलिंग कर दी है। एंड मुझे 38 क्वेश्चन पे जाके पता चलता है कि मैंने तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही गलत बबलिंग की है। इतना 15 मिनट 25 क्वेश्चन को ही 15 मिनट देने के बाद भी मुझसे ये मिस्टेक हुई है। और ये तब हुआ जब मैंने प्रैक्टिस भी की थी घर पे बबलिंग की। तो समझ रहे हो, प्रैक्टिस करने के बाद भी ये सारी चीज़ें होती है। तो तुम ये सोचो कि तुम प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। ओके, तो इसी से मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अभी एग्जाम को टोटल 50 डेज है, अराउंड 50 डेज तो मान लो है। एटलीस्ट तुम्हें 6 बार तो प्रैक्टिस करके जाने हैं, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम तुम प्रैक्टिस करके जाओ। तुम्हें क्या करना है, अपना ना एक एग्जाम का सेटअप क्रिएट कर लो, बैठ जाओ, एक 2 आवर्स 45 मिनट्स का टाइमर सेट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है प्रिंट आउट ले लो, एंड OMR शीट का प्रिंट आउट ले लो। ऑनलाइन तुम्हें काफ़ी अवेलेबल मिल जाएंगे। OMR शीट का प्रिंट आउट ले लो एंड घर पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते हुए तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम कितने पानी में हो। जो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंट है ना कि ओपन बुक टेस्ट है, क्लियर हो जाएगा 3 घंटे, सारा चीज़ें हवा बन जाएंगी, सारी चीज़ें हवा बन जाएंगी। ट्रस्ट मी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। समझ रहे हो। एंड तुम्हें ये भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रैटेजी, अगर तुम 5 to 6 टाइम मेरे कहने के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हो ना एग्जाम, मतलब घर के अंदर एग्जाम में जाने से पहले, तो तुम्हें ये भी आइडिया हो जाएगी कि कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मुझे पर्सनली इस्तेमाल करनी है एग्जाम के अंदर। ओके, एग्जाम के अंदर तुम्हें कितना टाइम लगेगा, वो जो बबलिंग करना होता है ना मैं क्वेश्चन में OMR शीट के अंदर, उसके लिए तुम 15 क्वेश्चन के लिए तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, 25 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो तुम्हारा ये चीज़ घर पर ही एनालाइज हो जाएगी एंड एग्जाम में तुम उस अकॉर्डिंग मैनेज कर पाओगे। समझ रहे हो, ये चीज़ तुम्हें करनी है। आई होप तुमने ये समझ लिया। मैं फिर से तुम्हें एक बार बता रही हूँ, अगर तुम घर पे प्रैक्टिस करते हो ना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 25 क्वेश्चन को बबलिंग करने में तुम्हारा कितना टाइम जा रहा है। एंड ये सारी चीज़ अगर तुम घर पे करोगे तो एग्जाम हॉल में तुम्हें पता होगी कि हाँ मुझे 1 घंटा बबलिंग के लिए देना है। समझ रहे हो। अगर तुमने ये चीज़ नहीं कि तुम ऐसे ही उठ के चले जा रहे हो तो तुम क्या करोगे, 2-2.5 घंटा सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ढूंढोगे एंड लास्ट के आधा घंटा तुम्हें लगेगा मैं बबलिंग कर दूंगा। नहीं होंगे, फेल हो जाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, फेल हो जाओगे। एंड तुम्हें पता इतनी सारी चीज़ें मैंने की थी, इतनी सारी चीज़ें की थी, फिर भी एंडिंग में आते आते मेरे 30 क्वेश्चंस, लिटरली 30 क्वेश्चंस, मैंने बबलिंग तो कुछ भी कर दिया था लेकिन 30 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं 30 क्वेश्चन जो मेरे बच्चे उसका आंसर मैं ढूंढूं, क्योंकि टाइम ही चला जा रहा था। 10 मिनट बचे थे लास्ट के। तो जितने भी क्वेश्चंस के मैंने बबलिंग मैंने आंसर नहीं ढूंढे थे ना, उनको मैंने ऐसे ही बबलिंग कर दिया, कुछ भी जो मुझे लगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, समझो मैं जो चीज़ कहना चाह रही हूँ वो। एंड अगर एंड में आते आते चीज़ें ऐसी हो जाती है कि कुछ क्वेश्चंस रह जाते तो उसमें तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें एक पर्टिकुलर ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, तुमसे लास्ट में 20 से 30 क्वेश्चन छूट गए जिसके आंसर तुम्हें नहीं मिले, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, सारे क्वेश्चन को या तो ए मार्क कर लो, या तो बी कर लो, या सी कर लो, या डी कर लो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि तुमने कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है उसको ए कर दिया, ए का बी कर दिया, सी कर दिया, डी कर नहीं। इससे तुम्हारे चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं।
उस ऑप्शन के राइट होने के, तुम या तो बी कर लो, या तो सी कर लो, या तो डी कर लो, या तो ए कर लो। ऐसा करके जो बचते हैं उसके आंसर जो है एमसीक्यू में तुम ओएमआर शीट में बबलिंग कर दो जो बचते हैं क्वेश्चन। आई होप मैंने काफ़ी मतलब अपने आप को काफ़ी स्ट्रेच करके तुम्हें ये सारी चीज़ें समझाई हैं एकदम तन मन धन से, ताकि तुम्हें समझ में आए। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि किसी भी रीज़न से तुम्हें जो है कम मार्क्स मिले या जो है तुम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ना करो। बिकॉज ऑलरेडी हम काफ़ी मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम इस एग्ज़ाम में भी दे रहे हैं। 3000 बोलो, 3500 बोलो, जो भी है ज़्यादा ही अमाउंट है। एंड अगर क्वालिफाई नहीं करते तो अगेन हमारे ही अंदर हमारा ही जो है मोरल डाउन हो जाता है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए एंड ऑल दैट। तो प्लीज़ मेरी ये सारी चीज़ें कंसिडर करो। एंड विद दैट एग्जाम हॉल के अंदर तुम्हें किस तरह से बुक सेटअप करना है उसका वीडियो मैंने पहले ही बता दिया, बनाया है, प्लीज़ वो चेक करना, काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड उसी के साथ एग्जाम में कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हें यूज़ करनी है जो मैंने की थी उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो तुम देख लेना। लेकिन अगर तुम्हें वो स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी है, कौन सी करनी है, तो ये जब तुम एग्ज़ाम का एक मॉक टेस्ट दोगे घर पे बैठे हुए ही, जो प्रीवियस ईयर जैसे मैंने बोला घर पे एक टेस्ट ले लो अपना, 5 to 6 टाइम ले लो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए वर्क कर रही है। हो सकता है जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क की वो तुम्हारे लिए ना करे, जो तुम्हारे लिए कर रही है वो किसी और के लिए ना करे, तो तुम अपना फाइंड आउट कर लो। लेकिन लास्ट में मैं तुम्हें यही बताऊंगी, तुम एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे ना तो तुम यही मान के चलना कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर ढूंढने के लिए तुम्हारे पास 1.5 घंटा का टाइम है। ओनली 1 hour 30 मिनट्स है जिसके अंदर तुम्हें सारी 100 क्वेश्चंस के जो है आंसर फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद तुम्हें 1 घंटा बबलिंग के ऊपर देना है एंड देन उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो तुम सॉल्व करो। ओके, तो प्लीज़ यही एक टेक्निक है जिससे तुम इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड आई होप कि मैंने भी तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझाई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट में पूछ लेना, या जो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप की जो वीडियो मतलब बच्चे वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो वो मुझे व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हैं, नो इशू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। एंड अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आस्क मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट।